क्या आप चाहते हैं कि कोई आपको सारे आईएफआरएस, आईएएस और इंड एएस डिटेल में समझा दे, वो भी एक सिंपल सी लैंग्वेज में विद एग्जांपल्स? अगर हाँ, तो आपके लिए गुड न्यूज है। हम लेकर आए फुल फ्लेज्ड कोर्स जहां पर हम एक एक स्टैंडर्ड पर चर्चा करेंगे विद एग्जांपल्स। आपको मैं साथ ही साथ बताती जाऊंगी कि पीएल पर, बैलेंस शीट पर क्या इम्पैक्ट है, क्या जर्नल एंट्री पास होती है, क्यों किया जाता है, रीजन भी बताया जाएगा। ओके, तो काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड रहने वाला है कोर्स और पूरा फुल कोर्स कवरेज रहेगा, एक एक स्टैंडर्ड कवर किया जाएगा। अगर आप एम कर रहे हैं कि आपको डिप्लोमा इन आईएफआरएस का सर्टिफिकेट चाहिए फ्रॉम एसीसीए, तो भी आपके लिए कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि हम बीपीपी किट रेफर करेंगे थ्रू आउट और सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस भी करेंगे पास्ट ईयर पेपर की। ओके, सो अगर आप पेपर का प्लान कर रहे हैं तो भी आपके लिए कोर्स बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप लाइव क्लासेस में इंटरेस्टेड है या फिर आपको कोई और दूसरी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर चैट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है IAS 20। IAS 20 है क्या? IAS 20 डील्स विद अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर फॉर गवर्नमेंट असिस्टेंस। अच्छे से समझिएगा, गवर्नमेंट ग्रांट क्या है, गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या है, हम बात करेंगे। पर ये स्टैंडर्ड सीधा सीधा अपने नाम में बता देता है कि हम गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग बताएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करना है। वैसे वेर एज गवर्नमेंट असिस्टेंस का सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, ऐसे बुक्स में इंक्लूड नहीं किया जाता। ओके, ये हमें क्लियर है। अब IAS 20 स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। ये सिमिलरली इंड AS 20 भी है, क्योंकि इंड AS और IAS की सेम नंबरिंग है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे, गवर्नमेंट की बहुत बार चर्चा होगी। गवर्नमेंट यहाँ पर सब इंक्लूड करता है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो। इवन अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई फंड्स मिले ना फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट से, तो भी ये इंक्लूड होंगे। ओके, तो गवर्नमेंट मतलब सब कुछ, गवर्नमेंट खुद, गवर्नमेंट एजेंसी, चाहे कोई सिमिलर बॉडी हो, चाहे लोकल लेवल पे हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट गवर्नमेंट असिस्टेंस। गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या है? गवर्नमेंट असिस्टेंस आपका बेनिफिट देता है एंटिटी को, पर मनी फॉर्म में नहीं होता, रिसोर्सेस फॉर्म में नहीं होता। ओके, इसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी एक्स, आप काम करो, अगर आपका लोन डिफॉल्ट होता है तो हम पे करेंगे। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी। ओके, गारंटी बाय गवर्नमेंट। ओके, एक एग्जाम्पल है ये, सिर्फ ये मत समझना सिर्फ यही होता है। ओके, या फिर गवर्नमेंट ने फॉर एग्जाम्पल कोई टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कर दी, और वो भी फ्री में। तो देखो, इन सब की कोई वैल्यू नहीं है, ये सब एग्जाम्पल्स है, इन सब की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हम डिटरमाइन कर सकते। गारंटी की क्या वैल्यू होगी तो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ओके, इसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होता है, हम आगे जाके और डिटेल में समझेंगे। ओके, अब ये गवर्नमेंट का जो असिस्टेंस है, ये एंटिटी स्पेसिफिक भी हो सकता है या फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी हो सकता है। एग्जाम्पल, इन्होंने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि कंपनी एक्स, आपके लिए ये प्रिविलेज है, फ्री टेक्निकल सर्विस है। जबकि गवर्नमेंट ने पूरी इंडस्ट्रीज जो भी एलपीजी सिलेंडर्स बनाते हैं, सोलर पावर प्लांट्स बनाते हैं, ओके, रिसाइक्लेबल मटेरियल से, मतलब कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लेते हैं और उससे को रिसाइकिल कर कर मान लो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ भी ऐसा इनिशिएटिव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट गारंटी देती है कि ठीक है, आपको इस तरीके का बेनिफिट मिलेगा, आपकी 50% कॉस्ट को हम कवर करेंगे, कुछ भी तरीके का गारंटी दिया, अगर हाँ, तो भी वो गवर्नमेंट असिस्टेंस कहलाएगा। हम बात समझे, एंटिटी स्पेसिफिक भी हो सकता है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी हो सकता है। ओके, अगर इन काइंड दिया गया है जिसकी वैल्यू प्लेस नहीं कर सकते, तो हम उसको डिस्क्लोजर प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ग्रांट पर। गवर्नमेंट ग्रांट क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट ऐसा फाइनेंशियल सपोर्ट है जो गवर्नमेंट ने दिया है, जो गवर्नमेंट ने दिया है कोई एंटिटी को। ओके, वो कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, वो कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, तो कोई रिसोर्स के फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, गवर्नमेंट ने कैश दे दिया, बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए, या फिर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ठीक है, ये वाला मशीन यूज कर लो, ये वाली एक्स्ट्रा लैंड यूज कर लो, ठीक है,
कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, रिसोर्स के फॉर्म में भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है कोई एक्सपेंस को सपोर्ट करने के लिए दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई सब्सिडी दे दी, फॉर एग्जाम्पल आप एलपीजी सिलेंडर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, आपको 25% सब्सिडी। ओके, आप फॉर एग्जाम्पल एसईजेड एरिया में काम करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आपने फैक्ट्री लगाई, फॉर एग्जाम्पल आपको 30% सब्सिडी। ये कोई एक्सपेंस को सपोर्ट भी करने दे सकते हैं या फिर कोई असेट एक्वायर करने के लिए भी हो सकता है। क्लियर है? रीड करेंगे इनकी इंफॉर्मेशन डेफिनेशन। Assistance by government in the form of transfer of resources. It can be either cash in the money form or it can be in resources. अच्छा, एक छोटी सी बात, ये पूरा का पूरा डिटेल्ड कोर्स इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में सेपरेटली रिकॉर्ड किया गया है। ओके, सो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा प्रेफरेबल है तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक है और आपको नंबर दे दिया है व्हाट्सएप पर, आप उस पर चैट कर सकते हैं। ओके, सो रिसोर्सेज कैश और असेट के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ओके, टू एनी एंटिटी इन रिटर्न ऑफ द पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस। अब गवर्नमेंट ग्रांट ना बिना कोई कंडीशन भी हो सकती है और कंडीशनल भी हो सकती है। हो सकता है गवर्नमेंट ने बोला आपको अपनी इन्वेंट्री 1 करोड़ मेंटेन करके रखनी है। ओके, आपको फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय का नंबर 500 एम्प्लॉयज मेंटेन करके रखने। ओके, एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कोई गवर्नमेंट स्कूल को बोला ठीक है हम आपको रिसोर्सेज देते हैं, पर कंडीशन ये है कि आपको मिनिमम 100 गर्ल चाइल्ड को पढ़ाना है हर ईयर। एवरी ईयर आपको मिनिमम 100 गर्ल चाइल्ड को पढ़ाना है, प्राइमरी एजुकेशन देनी है। कुछ भी तरीके की कंडीशन अटैच हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री गवर्नमेंट का क्या मोटिव है उसके पीछे। ओके, अब हमने ये समझा, ठीक है, कंडीशनल हो सकती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे एक्सक्लूड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस व्हिच कैन नॉट बी रीजनेबली हैव वैल्यू प्लेस्ड ऑन देम। ठीक है, तो उसको गवर्नमेंट असिस्टेंस कहते हैं और उसका सिर्फ और सिर्फ फिर डिस्क्लोजर करना होता है। ओके, ये गवर्नमेंट असिस्टेंस को एक्सक्लूड कर रहा है। ओके, अब आगे बात करें। गवर्नमेंट ग्रांट आपको बोला हमने कि एक्सपेंस से रिलेटेड भी हो सकती है और असेट से रिलेटेड। यहाँ स्टैंडर्ड इसको इनकम से रिलेटेड बोलता है, पर मैं बोलती हूँ एक्सपेंस सपोर्ट करने के लिए। तो इनकम नहीं है, इंस्टेड इसको समझना चाहिए एज एन एक्सपेंस को सपोर्ट टू मिनिमाइज एक्सपेंसेस। ओके, आगे चलते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे राइट आफ्टर दिस, और साथ साथ में आपको उसकी अकाउंटिंग ऑप्शंस भी बताऊंगी और उसका साथ ही साथ प्रेजेंटेशन क्या होता है, पीएल और बैलेंस शीट पर क्या डिफरेंस आता है वो भी देखेंगे। ओके, नेक्स्ट फॉरगिवेबल लोन्स। लोन और ग्रांट में एक ही फर्क है, ग्रांट वर्सेस लोन। लोन का रीपेमेंट करना पड़ता है, वेयरएज ग्रांट का रीपेमेंट नहीं रिक्वायर्ड है, अनलेस एंड अनटिल आपने कोई डिफॉल्ट्स किए हो, आपने नॉन कंप्लायंस किया और फिर गवर्नमेंट बोले ये सारी की सारी ग्रांट आपको रीपे करनी, ओके, तभी होता है। अदरवाइज ग्रांट डज नॉट रिक्वायर रीपेमेंट, वेयरएज लोन का हमें रीपेमेंट करना होता है। सो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने पैसे दिए, गवर्नमेंट ने लोन दिया, ओके, और लोन आपका रीपे करना था आपको विद इंटरेस्ट। बट फॉर एग्जाम्पल जब दिया था तब वो लोन था, बट मीनवाइल ड्यू टू सम कंडीशन गवर्नमेंट ने वेव ऑफ कर दिया उसका रीपेमेंट। गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल वेव ऑफ कर दिया अगर उसका रीपेमेंट, तो हम बोलेंगे इसको बोलेंगे फॉरगिवेबल लोन्स। ये लोन्स गवर्नमेंट ग्रांट की तरह ट्रीट किए जाएंगे, गवर्नमेंट ग्रांट की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे। जब लिया था तब लोन था, आगे जाकर गवर्नमेंट ने माफ कर दिया कि रीपेमेंट की जरूरत नहीं है, उस केस में ये लोन्स फॉरगिवेबल लोन्स बन जाएंगे और इसे गवर्नमेंट ग्रांट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। लास्ट आता है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, कैलकुलेट कैसे की जाती है वो आईएफआरएस 13 के अंदर दिया गया है। आईएफआरएस 13 कहता है हाउ टू कैलकुलेट आईएफआरएस, हाउ टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू। ओके, हाउ टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू, ये आपको आईएफआरएस 13 कहता है। ओके, आईएफआरएस 13 कहता है कि हाउ टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू। वेयर एज करना कब है फेयर वैल्यूएशन, फेयर वैल्यूएशन करना कब है, जब फेयर वैल्यूएशन करना कब है, जब एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बोले। ओके, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ऐसे बोला कि आपको इस वक्त रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर आपको फेयर वैल्यूएशन करना है, करना कब है वो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बताता है, जबकि आपको कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, ये आईएफआरएस 13 बताता है। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन ये बोलता है कि जो भी अमाउंट एग्जैक्टली आप पे करने वाले हो या रिसीव करने वाले हो,
पे करने वाले हो फॉर अ लाइबिलिटी एंड रिसीव करने वाले हो फॉर एन रिसीवेबल और असेट। इन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन, व्हाट डज ऑर्डरली ट्रांजैक्शन मींस, मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, फोर्स नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, कंपल्शन नहीं है, इंस्टेड बायर और सेलर विलिंग है टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट ने या कोई भी और जने ने कंपल्सरीली एक्वायर कर लिया लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ मिस्टर एक्स और कंपनी एक्स, देन इन दिस केस वी वोंट से कि ये ऑर्डरली ट्रांजैक्शन, ये ऑर्डरली ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर नेगोशिएशन नहीं था, बायर मतलब सेलर यहाँ पर विलिंग नहीं था, इंस्टेड कंपल्सरी एक्विजिशन था, कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था। तो हमने बोला फेयर वैल्यू वो वैल्यू मानी जाएगी जो ऑर्डरली ट्रांजैक्शन में की जाए। नेक्स्ट, बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स, बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स, नॉर्मल मार्केट पार्टिसिपेंट्स, बायर्स एंड सेलर्स, एट मेजरमेंट डेट, जिस डेट पर आप फेयर वैल्यू कर रहे हो ना उसी डेट की फेयर वैल्यू ली जाएगी। मान लो आप रिपोर्टिंग डेट पर फेयर वैल्यूएशन चाहते हैं, आपका 31 मार्च रिपोर्टिंग डेट है, उस रिपोर्टिंग डेट पर अगर आप फेयर वैल्यूएशन चाहते हैं तो वही डेट की होनी चाहिए। ऐसा नहीं साल भर पहले की है, 5 साल पहले की और आपने बोला ये फेयर वैल्यू रेफर कर लो, फेयर वैल्यू सबसे लेटेस्ट होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने ये चीजें समझ ली, अब आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट अगर असेट से रिलेटेड है और इनकम से रिलेटेड है तो इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा। ओके, अगर गवर्नमेंट ग्रांट इनकम से रिलेटेड है, अगर गवर्नमेंट ग्रांट इनकम से रिलेटेड है तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपका पीएल है, जस्ट एग्जांपल के लिए आई वुड से सिंप्लीफाई करने के लिए मैं हॉरिजॉन्टल पीएल ले रही हूँ, पर आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड ओसीआई का अलग फॉर्मेट है, जस्ट समझने के लिए अभी। फॉर एग्जांपल ये आपका डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ओके, आपको ये इनकम आई तो आप अदर इनकम की तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्रेडिट साइड में अदर इनकम की तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज और एक और ऑप्शन है, जो भी आपका एक्सपेंस है उसमें से माइनस कर देंगे आप गवर्नमेंट ग्रांट जो आपको मिली है, और फिर जो आएगा अमाउंट उसे आप नेट एक्सपेंस की तरह पीएल में शो कर सकते हैं। ठीक है, सेम इंपैक्ट पड़ेगा, यहाँ पर प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे और अगर एक्सपेंस को कम किया जाएगा तो भी प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। इंपैक्ट सेम है, प्रेजेंटेशन का तरीका डिफरेंट है। इंपैक्ट ऑन पीएल विल बी सेम इन बोथ द केसेस। इम्पैक्ट ऑन पीएल विल बी सेम। ठीक है, चाहे आप मेथड 1 यूज करें या मेथड 2 यूज करें। सिमिलरली अगर आपकी गवर्नमेंट ग्रांट असेट से रिलेटेड है, एसेट एक्विजिशन से रिलेटेड है, ओके, तो आपके पास फिर से दो तरीके हैं शो करने के। ओके, मान लो आपको गवर्नमेंट ने बोला कि कंपनी आपको ये मशीनरी एक्वायर करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, कुछ भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए बोला। ओके, अब अगर कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है, एसेट में से डिडक्ट कर दे गवर्नमेंट ग्रांट, ओके, और फिर नेट असेट दिखाए, अपने बुक्स में नेट असेट दिखाए, या फिर असेट को एज इट इज रहने दे, असेट में से डिडक्ट नहीं करे, इंस्टेड क्रेडिट साइड पर डेफर्ड इनकम की तरह दिखाए। ओके, एक छोटी सी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको जाननी चाहिए वो है कि यहां पर डेप्रिसिएशन नेट अमाउंट पर लगेगा, यहां पर डेप्रिसिएशन नेट अमाउंट पर लगेगा, जबकि यहां पर डेप्रिसिएशन फुल अमाउंट पर लगेगा विदाउट डिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। सो दोनों ही केसेस में डेप्रिसिएशन अमाउंट विल बी डिफरेंट। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका है, डेप्रिसिएशन अमाउंट विल बी डिफरेंट। ओके, अब डेफर्ड इनकम, सिंस मान लो कि असेट की लाइफ 5 इयर्स है तो डेफर्ड इनकम भी 5 इयर्स में पीएल में चार्ज की जाएगी, एक साल में नहीं चार्ज की जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम एज एन अकाउंटेंट हमेशा मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट करता है जो पीरियड का इनकम या एक्सपेंस है उसी पीरियड के इनकम और एक्सपेंस को चार्ज करो, चाहे वो कैश बेसिस पे हो, मतलब चाहे वो रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो, चाहे वो पे किया गया हो या नहीं किया गया हो। ओके,
तो हमने बोला डेफर्ड इनकम का जब बेनिफिट आपको 5 साल में मिलने वाला है, तो आप पूरा का पूरा 1 साल में चार्ज नहीं करोगे पीएल में, इंस्टेड ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ द एसेट करोगे। मतलब असेट की लाइफ अगर 5 साल है, तो आप डेफर्ड इनकम को भी 5 साल में पीएल में चार्ज करोगे। तो इसका मतलब ये भी पीएल में चार्ज होगा, ये भी पीएल में चार्ज होगा। अगर हम नेट इम्पैक्ट देखेंगे तो दोनों ही केसेस में पीएल पर सेम इम्पैक्ट आएगा। डेप्रिसिएशन अमाउंट विल बी डिफरेंट, ओके, बट impact on PL will be exactly same. Will be exactly the same. Okay? अब इससे पहले हम आगे बढ़े और देखिए कि कैसे चार्ज किया जाता है। ओके, हम क्विकली देखते हैं कि आप रिकॉर्ड कब कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड कब कर सकते हैं? जब भी आपके पास रीजनेबल अश्योरेंस है, रिसीव होना जरूरी नहीं है, अश्योरेंस होना जरूरी है। हाँ भाई, हाई प्रोबेबिलिटी है कि गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा। अगर गवर्नमेंट ने प्रॉमिस भी कर दिया तो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं गवर्नमेंट ग्रांट को। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिसीव द सेम। गवर्नमेंट ने आज प्रॉमिस कर दिया और बोल दिया अगले 12 महीने में आपको क्रेडिट हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर द फाइनल रिसिप्ट। आप इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओके, आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जब भी रीजनेबल अश्योरेंस है दो चीज का। फर्स्टली जो भी कंडीशन बोली गई है ना, वो आप आसानी से कंप्लाई कर लोगे, आसानी से फॉलो कर लोगे, कोई डिफॉल्ट्स नहीं करोगे। सेकंड, जो ग्रांट है ना, उसकी हाई चांसेस है कि वो एक्चुअल में रिसीव होगी। बहुत ही मतलब ऐसे नेग्लिजिबल चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिले या नहीं मिले, अनसर्टेनिटी नहीं है। फाइनल है, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस कर दिया, आ जाएगा अमाउंट। अगर दो सर्टेनिटीज है, दो रीजनेबल अश्योरेंसेस है, तो आप गवर्नमेंट ग्रांट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। मैनर ऑफ रिसिप्ट का कोई दिक्कत नहीं है, ये कैश में मिला है आपको, मान लो कैश में मिला है, या फॉर एग्जाम्पल आपको रिड्यूसिंग लाइबिलिटी मिला है, फॉर एग्जाम्पल आपको अलग से कैश दिया हो एज अ अमाउंट, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जिस्टिंग अमाउंट को कम कर दिया, या तो कैश दे दिया, या फिर मान लो आपका लोन था वो उसको वेव ऑफ कर दिया, या फिर बोल दिया 20% माफ है। ये भी क्या है, एक तरीके की गवर्नमेंट ग्रांट है। तो फॉरगिवेबल लोन्स या तो रिड्यूस कर दी लाइबिलिटी या फिर कैश दे दिया। मैनर यहाँ पर इररेलेवेंट है, दोनों को ही हम गवर्नमेंट ग्रांट मानेंगे, सेम तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। इनकम होगा तो पीएल में रिकॉर्ड करेंगे, इनकम से रिलेटेड होगा तो ओके, और या फिर एक्सपेंस में डिडक्ट करेंगे। असेट होगा तो या तो असेट से डिडक्ट करेंगे डायरेक्टली पूरा अमाउंट, या फिर डेफर्ड इनकम की तरह क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन दोनों में डिफरेंट होगा, पर पीएल पर इम्पैक्ट एग्जैक्टली सेम आने वाला है। ओके, अगर हम ये क्लियर है हमें एग्जाम्पल, तो हम आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे डेफर्ड इनकम पीएल में चार्ज किया जाएगा। ओके, एग्जाम्पल, एक असेट है 1 लाख रुपीज की। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ग्रांट मिला 30,000 रुपीज, और आपका डेप्रिसिएशन मान लो एसएलएम बेसिस पर चल रहा है 5 इयर्स। ओके, मैं आपको बताती हूँ इम्पैक्ट कैसे सेम होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास असेट है ना, असेट है, मान लो आपके पास असेट है 1 लाख की। आपने यहां से गवर्नमेंट ग्रांट को माइनस कर दिया, कितना, 30,000। नेट अमाउंट बचा 70,000। ओके, आप इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन 70,000 इंटू 5 इयर्स की लाइफ है, हम मानते हैं 1/5 इयर्स। ओके, दैट इज 14,000। आप 14,000 माइनस करेंगे, बचा कितना आपका, 56,000। ये आपकी WDV बच गई, कैरिंग अमाउंट बच गई। ओके, कैरिंग अमाउंट WDV है ये। पीएल में कितना चार्ज होगा, पीएल में सिर्फ और सिर्फ 14,000 चार्ज होगा एज डेप्रिसिएशन। ऑन दी अदर हैंड, कि आपको असेट में से माइनस नहीं किया आपने, मतलब आपने असेट को एज इट इज 1 लाख का 1 लाख ही रखा, और मान लो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट तो रिड्यूस करना नहीं है, एट द रेट 5 इयर्स। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, 1 लाख इंटू 1/5 इयर्स।
दैट इज 20,000, आपका डेप्रिसिएशन है 20,000, नेट असेट वैल्यू आ जाएगी 80,000। ओके, प्लस आप क्या करेंगे, एंड आपकी जो डेफर्ड इनकम है ना वो भी पीएल में चार्ज होगी। डेफर्ड इनकम वो आपका पीएल में चार्ज होगा कितना, 30,000 इंटू 1/5 years। ओके, दैट इज 6,000। ओके, तो आपका पीएल में यहाँ पर क्या क्या जाएगा, पीएल में आपका 20,000 का डेप्रिसिएशन जाएगा और 6,000 की पीएल में इनकम जाएगी। ओके, इन बोथ द केसेस डेप्रिसिएशन इज डिफरेंट। 14,000 है यहाँ पर डेप्रिसिएशन, जबकि यहाँ पर डेप्रिसिएशन 20,000 है। ओके, डेप्रिसिएशन यहाँ पर 14,000 है, वरएज यहाँ पर 20,000 है। इनकम यहाँ पर कुछ भी चार्ज नहीं की जाएगी क्योंकि पूरी की पूरी डेफर्ड इनकम जो भी है वो असेट से ऑलरेडी नेट ऑफ कर दी गई है। यहाँ पर अदर इनकम में आप 6,000 की इनकम दिखाएंगे, अदर इनकम। नेट इंपैक्ट क्या आया, 14,000, वरएज यहाँ पर भी नेट इंपैक्ट क्या आया, 14,000। ओके, अगेन आई एम हाईलाइटिंग द सेम फैक्ट, फिर से बता रहे हैं कि डेप्रिसिएशन will be different, but effect on net effect आप बोल सकते हैं, net effect, but net effect on PL will be same। ये कॉन्सेप्ट समझ आया ना, तो आप मान लो गवर्नमेंट ग्रांट आपका आई वुड से 80 to 90% कंप्लीट हो गया, 10% है जो हम एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ेंगे, थोड़ा और एक दो एग्जाम्पल्स देखेंगे, आपको आ जाएगा पूरा। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो फटाफट लाइक करो, है ना, आगे शेयर करो। अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है सेशन में तो प्लीज एनरोल करो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक वर्कबुक का क्वेश्चन है, ये बीपीपी किट का क्वेश्चन है, बीपीपी किट। ठीक है, वर्कबुक का क्वेश्चन है, आर्टूरो कंपनी रिसीव्स अ गवर्नमेंट ग्रांट representing 50% of cost of depreciating asset which cost 40,000। मतलब गवर्नमेंट ग्रांट मिला कितना है, गवर्नमेंट ग्रांट मिला कितना है, $20,000। ओके, grant will be recognized if Arturo company depreciates the asset। ओके, असेट को अगर डेप्रिशिएट करेंगे तो या तो एसएलएम बेसिस पर, ये एसएलएम दे दिया आपको, और यूजफुल लाइफ कितनी दी है, यूजफुल लाइफ 4 years। दूसरा है 40% रिड्यूसिंग बैलेंस, आपको इसको रिकॉर्ड करना है डेफर्ड इनकम की तरह, डेफर्ड इनकम की तरह। अब आप देखेंगे कि ये डेफर्ड इनकम की तरह पीएल में कितना कितना चार्ज होगा। हम बोलते हैं डेफर्ड इनकम की तरह अगर आपने लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड किया, यू हैव नॉट डिडक्टेड इट फ्रॉम द असेट, असेट में से माइनस नहीं किया है। ओके, तो आपको सेम पैटर्न में पीएल में चार्ज करना है। अगर यहाँ पर एसएलएम बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, आप डेफर्ड इनकम भी सेम पैटर्न में, इक्विवेलेंट पैटर्न में चार्ज करेंगे पीएल में। अगर आपका डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी मेथड से हो रहा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हो रहा है, ओके, फॉर एग्जांपल 40%, तो यहाँ पर आप डेफर्ड इनकम भी सिर्फ और सिर्फ 40% ही चार्ज करेंगे पीएल में, रेस्पेक्टिव ईयर। इट विल बी चार्ज टू पीएल इन द सेम पैटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन, ओके, ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। कोशिश करते हैं समझने की, हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं जब एसएलएम बेसिस पर हो रहा है डेप्रिसिएशन। ओके, सो हमारे पास असेट है, ओके, हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन और हम कैलकुलेट करेंगे डेफर्ड इनकम, गवर्नमेंट इनकम, जो अदर इनकम में दिखाया जाएगा, गवर्नमेंट इनकम जो पीएल में चार्ज होगा। ओके, ओके, ईयर 1 में आपका डेप्रिसिएशन कितना होगा, $40,000 इंटू 1/4 years, मतलब 10,000 आपका डेप्रिसिएशन है। गवर्नमेंट ग्रांट कितना होगा, $20,000 इंटू 1/4 years, दैट इज $5,000।
सिमिलरली ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4, $10,000, $10,000 और $10,000। ओके, यहाँ पर भी सेम एग्जैक्ट सेम पैटर्न में ही डेफर्ड इनकम पीएल में चार्ज किया जाएगा एज अदर इनकम। ओके, $5,000, $5,000, $5,000। ठीक है, तो ऐसे पूरा 40,000 खत्म हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा पीएल में ओवर द 4 इयर्स। और यहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट जो 20,000 का है वो भी चार्ज हो जाएगा पीएल में। ये सिंपल केस था। केस नंबर 2 देखते हैं, जहां पर डब्ल्यूडीवी मेथड यूज किया जा रहा है। ओके, WDV मेथड @40%। यहाँ पर भी सेम हम कोशिश करते हैं ईयर 1 ईयर 2 करने के लिए। तो इसमें हम कंफ्यूजन कम हो इसलिए ओपनिंग बैलेंस, डेप्रीसिएशन और क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, और साथ में ही गवर्नमेंट की ग्रांट की इनकम। ओके, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। ओके, ईयर 1 में ओपनिंग फिगर है आपका $40,000। यहाँ पर कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 40%। तो आप कैलकुलेट करें 40% इंटू 40% इंटू 40,000। So 40,000 into 40%, that is 16,000. ओके, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? 24,000। ओके, इसी तरीके से गवर्नमेंट इनकम भी कैसे की जाएगी? डेफर्ड इनकम है हमारी $20,000 इंटू 40%, दैट इज $8,000 पीएल में चार्ज किया जाएगा, गवर्नमेंट इन पीएल। क्लियर है? कोई डाउट हो तो प्लीज बताना। आप कमेंट भी कर सकते हैं, चैट बॉक्स है आपके पास, आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है, वहां पर भी आप अपने क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। ओके, ईयर 2 की तरफ चलते हैं। ईयर 2, ओके, अब ओपनिंग बैलेंस कितना रहेगा? 24,000। ओके, 24,000 का 40%, 9,600। ओके, सो क्लोजिंग बैलेंस है 14,400। यहाँ पर अगर 20,000 में से 8,000 चला गया तो 12,000 आपका बैलेंस शीट पे दिख रहा है। तो 12,000 डेफर्ड इनकम है, इसका भी 40%। 12,000 into 40%, that is 4,800। ओके, नेक्स्ट ईयर 3 की बात करते हैं। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है, और है तो आप पूछ रहे हैं जरूर से, ऐसा नहीं है कि आप अपने पास ही रख रहे हैं सारा कंफ्यूजन। 14,400 into 40%, that is 5,760। ओके, यहाँ पर 12,000 माइनस 4,800, मतलब हमारे पास बचा 7,200 इंटू 40%। ओके, इंटू 40%, इंटू 40%, 2,880। थर्ड ईयर में पीएल में आप 2,880 पीएल में चार्ज करेंगे और 5,760 डेप्रिसिएशन की तरह चार्ज करेंगे। लास्ट आता है हमारा ईयर नंबर 4। ईयर नंबर 4, 8,640। अब पूरी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ खत्म हो गई तो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। ओके, कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर भी 7,200 माइनस 2,880 कितना है? 4,320। पूरा का पूरा बैलेंस आप अपने पीएल में चार्ज कर देंगे एज अदर इनकम। ठीक है, हमने बोला डेफर्ड इनकम आपको जो मिला वो 4 इयर्स का बेनिफिट देगा, तो आप एक साल में पीएल में चार्ज नहीं कर सकते। आपको पीएल में चार्ज करना है ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। एसेट की लाइफ अगर 4 साल है तो 4 साल में ही आपको पीएल में भी चार्ज करना है। कितना कितना अमाउंट चार्ज करना है वो डिपेंड करेगा कितना कितना डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हैं अपने पीएल में। डिपेंडिंग एसएलएम करे तो इक्वली यहाँ पर भी एसएलएम की तरह चार्ज हो जाएगा डेप्रिसिएशन डेफर्ड इनकम पीएल में। और अगर डब्ल्यूडीवी मेथड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ग्रांट भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से ही पीएल में चार्ज की जाएगी।
ओके, आई होप ये क्लियर है। प्लीज 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 लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कोर्स में एनरोल नहीं करा है तो कर सकते हैं, कोई भी तरीके का डाउट है तो कमेंट करके चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है और क्यों है। फर्स्टली, आपके पास एक डेफर्ड इनकम है, जो आपने बोला पहले साल में आपने 8,000 पीएल में डाल दिया और चार्ज कर दिया। बचे हुए 12,000 को जो आप बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। बैलेंस शीट में आप कैसे इसको शो करेंगे। हमने बोला बैलेंस शीट में आप शो करेंगे बट नॉट एज अ सिंगल लाइन आइटम। इंस्टेड आपको रिक्वायर्ड है कि इसको आप करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी में बाइफरगेट करें। ओके, कैसे आपको बता दें। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर मल्टीपल डेट्स काम आने वाली है, तो हमारी फेवरेट चीज है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज अवर टाइम लाइन। ओके, Medoc purchased a new item of plant for $800,000 on 1st January 2002 and expected to use it for 5 years with a zero residual value. The government awarded Medoc a grant of $300,000 towards the cost of the plant on the same date. Okay, so same date पर आपको grant भी मिली, asset से relation में मिली है, और इसको आपको दो तरीके होते हैं, या तो आप asset से डिडक्ट कर लो या फिर आप deferred income की तरह शो करो। सो यहाँ पर बोला है आपको deferred income की तरह शो करना है। ओके, हाउ मच शुड बी रिकॉग्नाइज एज नॉन करंट लाइबिलिटी। आपका ईयर एंड क्या है, मतलब फाइनेंशियल ईयर है 1 जुलाई से 30 जून। ओके, सो हम बोलते हैं 1 जुलाई 2001 से 30 जून 2002, फिर 30 जून 2003। ठीक है, फिर आगे आपको ग्रांट कब मिली। आपको ग्रांट मिली 1 जनवरी को, मिड ऑफ द ईयर, 1 जन 2002। इस 6 मंथ्स में तो कुछ था ही नहीं, कोई गवर्नमेंट ग्रांट थी नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, एसेट की भी नहीं थी, तो हम यहाँ की बात कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट 6 मंथ्स, यहाँ पर नेक्स्ट 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। ओके, इस डेट को कहा जाता है रिपोर्टिंग डेट, द डेट ऑन विच यू आर प्रिपेयरिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जहां जिस दिन आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, उस डेट को बोला जाता है रिपोर्टिंग डेट। ओके, ये रिपोर्टिंग एफएस डेट 12 मंथ्स और बचे हुए साल। अब हम बात करें 5 इयर्स की वैल्यू है, 5 इयर्स है, सो 5 इयर्स इंटू 12 मंथ्स इक्वल्स टू 60 मंथ्स। टोटल 60 मंथ्स है, जिसमें से हमने बोला कि आप क्या करें, जो करंट ईयर से रिलेटेड है उसे आप पीएल में चार्ज कर दें, जो रिपोर्टिंग डेट से नेक्स्ट 12 मंथ में चार्ज होने वाला है उसे आप करंट लाइबिलिटी की तरह रिकॉर्ड करें, और जो बाकी बचे हुए साल है, सो 1.5 इयर्स हो गए आउट ऑफ 5 इयर्स, तो आप बोल सकते हैं 42 मंथ्स आउट ऑफ 61, 18 मंथ्स चले गए, रिकॉर्ड कर लिया आपने, बचे हुए 42 मंथ्स, और यू कैन से 3.5 इयर्स। इस ड्यूरेशन का पीरियड आप नॉन करंट लाइबिलिटी की तरह शो करें, नॉन करंट लाइबिलिटी की तरह शो करें। ओके, अब आपको बताती हूँ मैं बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा। यहाँ पर बैलेंस शीट को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और ये हम बात कर रहे हैं एट 30 जून 2002। ठीक है, अब जनरली आईएफआरएस के पास कोई ऑर्डर नहीं है, वेर एज हम अगर बात करें इंडियस, तो इंडियस पक्का है अपने स्ट्रक्चर ऑर्डर के लिए। ठीक है, कि कब कौन सी चीज आएगी, सीक्वेंस उसका पक्का है, जबकि आईएफआरएस में ऑप्शनल है, आप चाहे जो सीक्वेंस यूज कर सकते हैं। तो पहला है असेट साइड। ओके, असेट में आपने अपना मशीन दिखाया, ओके, प्लांट दिखाया, सॉरी प्लांट है 8 लाख का, सो पीपीई दिखाया 8 लाख का। ठीक है, आपने 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन
कितना है डेप्रिसिएशन? 800,000 माइनस कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं दे रखी, डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स? 5 ईयर्स। मिड ऑफ द ईयर परचेज किया है तो 6 मंथ्स बाय 12 मंथ्स। ओके, सो यहाँ पर आपने माइनस करा 80,000। ओके, 7,20,000 बैलेंस शीट में शो किया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इक्विटी साइड में। ओके, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में। इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में आप शो करेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। ठीक है, कैसे शो करेंगे? ये दोनों हेडिंग्स है। ओके, कैसे शो करेंगे? हमने बोला नॉन करंट लाइबिलिटी कितना है आपका? $300,000 into 42 months by 60 months। ओके, ये आपकी शो होगी एज अ डेफर्ड इनकम। प्लीज कैलकुलेट करिए। 300,000 into 42 डिवाइडेड बाय 60, ये आ गया $2,10,000, $210,000। और आपकी करंट लाइबिलिटी शो करी जाएगी गवर्नमेंट इनकम या ग्रांट, जो भी बोल सकते हैं। ओके, कितने के लिए? ओनली फॉर 12 मंथ। सो 300,000 into 12 divided by 60. Okay, 60 months. That is $60,000. ओके, आप पीएल में क्या शो करेंगे? इन पीएल आप अदर इनकम शो करेंगे 30,000 की। ओके, 6 मंथ्स का। ओके, 300,000 into 6 by 60 और डेप्रिसिएशन शो करेंगे 80,000 का। आ रहा है समझ? कैसे कैलकुलेट किया आपने ये अदर इनकम जो पीएल में चार्ज करना था? पीएल में कितना चार्ज करना था? पीएल में कितना चार्ज करना था? कहां पे? यहाँ पे बता देती हूँ मैं एक बार। 300,000 into 6 months by 60 months। आई होप क्लियर है। हम बैलेंस शीट में जब लिखते हैं, जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, तो हमें कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एसीसी एफआर में पूछ रखे हैं और आपके इसका मतलब आपकी जो एसीसी एफआर डिप्लोमा इन आईएफआरएस का क्वेश्चन है वो ऐसे सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं पूछते, पर ये एक बड़े क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। America company prepares its financial statement to 31st October each year. During the current year, America company secured and received a government grant totaling 7,20,000 to support the digital upskilling of its workforce. Okay, तो उनको कितना मिला? 7,20,000. Relates to investment in new IT equipment. And the remainder is to support training across a 2-year period from 1st April 2005 to 31st March 2007. ओके, अब आपको जो गवर्नमेंट ग्रांट मिला है ना, वो दो चीज के लिए मिला है, असेट के लिए भी मिला है और इनकम के लिए भी मिला है। असेट है ना, इनकम के लिए जो मिला है मतलब एक्सपेंस को सपोर्ट करने के लिए वो 1,20,000 है। बचा हुआ 6 लाख आपकी, एक मिनट, अपस्किलिंग 120 ऑफ द ग्रांट रिलेट्स टू इन्वेस्टमेंट। ओके, असेट के लिए आपको मिला है 1,20,000, जबकि आपको 2-year कॉन्ट्रैक्ट के लिए मिला है बचा हुआ 6 लाख। ओके, 600,000। द ग्रांट वाज रिसीव्ड ऑन 30th जून। देखो रिसीव कब हुआ ना उससे कोई मतलब नहीं, रिसीव डेट इज इररेलेवेंट डेट फॉर रिकॉग्निशन। It purchased the new IT equipment on 1st April 2005 as required and commenced training with immediate effect. हाथों हाथ ट्रेनिंग भी चालू कर दी। अमेरिका कंपनी डिडक्ट्स ग्रांट रिलेटिंग टू असेट
फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट। अब ये डेफर्ड इनकम की तरह नहीं करते, इंस्टेड असेट में से डिडक्ट करते हैं। दोनों ही वेज करेक्ट है, कंपनी जो चाहे वो यूज कर सकती है मेथड। तो यहाँ पर अमेरिका कंपनी डिडक्ट करती है। ओके, व्हाट अमाउंट शुड बी इंक्लूडेड इन करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज ऑफ अमेरिका कंपनी एट ईयर एंडेड 31 अक्टूबर 2005। सबसे पहले हम हमारी सबसे इंपॉर्टेंट टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, बात चालू हो रही है 1 अप्रैल 2005 से। ओके, और 2005 अक्टूबर, ईयर एंड हो रहा है आपका 31 अक्टूबर। तो मतलब आपका ईयर चालू होता है 1 नवंबर 2004 से, फिर 31 अक्टूबर 2005। ओके, फिर 31 अक्टूबर 2006। ओके, यहाँ पर मिड ईयर 1 अप्रैल से, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ओके, नवंबर, दिसंबर, 5 months later, 5 months later। ओके, 5 months later, 7 months के लिए आपको क्या मिला? गवर्नमेंट ग्रांट। ओके, फिर यहाँ पर ये रिपोर्टिंग डेट है, आप नेक्स्ट 12 मंथ्स देखेंगे, और नेक्स्ट आप देखेंगे बचे हुए मंथ्स। तो टोटल कितने हैं? 24 मंथ्स है, 2 years। सो 24 में से 7 मंथ्स पीएल में जाएंगे और 12 मंथ्स करंट लाइबिलिटी में जाएंगे। ओके, सो नॉन करंट लाइबिलिटी के लिए कितने बचे? प्लीज कैलकुलेट करना। 24 माइनस 7 माइनस 12, दैट इज 5 मंथ्स। 5 मंथ्स बचे आपके नॉन करंट लाइबिलिटी के लिए। ओके, आई होप कोई डाउट नहीं है। 7 मंथ्स के लिए हम पीएल में चार्ज करेंगे, 12 मंथ्स के लिए हम करंट लाइबिलिटी में चार्ज करेंगे, और 5 मंथ्स के लिए हम नॉन करंट लाइबिलिटी में चार्ज करेंगे। ओके, गवर्नमेंट ग्रांट टोटल कितनी है? टोटल है $720,000। ओके, ये फर्दर बाइफरगेट होगा। फर्दर बाइफरगेट होगा फॉर असेट एंड फॉर, आप इनकम बोल लीजिए या टू सपोर्ट एक्सपेंस, फॉर इनकम। ओके, मतलब सर्विस वाला। फॉर असेट कितना है? रिड्यूस 1,20,000 फ्रॉम asset and then charge depreciation on the net asset, whereas यहाँ पर record as deferred income। ओके, पूरा 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 deferred income बैलेंस शीट में नहीं शो होगा, इंस्टेड 3 पार्ट्स में होगा। ओके, दैट इज पीएल, करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। ओके, सो पीएल में हम चार्ज करेंगे 6 लाख। ओके, 720 में से 120 तो इधर गया, 600,000 into 7 months by 12 months, $600,000 into 12 months by 24 months. It should be 24 months, क्योंकि टोटल लाइफ कितनी है? 24 मंथ्स, और ये कितना होगा? 600,000 इंटू रिमेनिंग 5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 24 मंथ्स। ओके, अमाउंट्स देखेंगे हम, कैलकुलेट अमाउंट्स। $1,75,000 ये चार्ज होगा पीएल में, है ना? ये होगा आपका करंट लाइबिलिटी की तरह,
और नॉन करंट लाइबिलिटी में डेफर्ड इनकम दिखेगा कितना, 1,25,000 ओके। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, आपको एग्जाम्पल बहुत काम आने वाला है। ओके, पॉज करिए वीडियो और देखिए, नोट डाउन करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट, नॉर्मली लोन्स को ही रीपे करना पड़ता है, ग्रांट को रीपे नहीं करना। पर अगर आपने कंडीशन से नॉन कंप्लायंस किया, अगर आपने कोई डिफॉल्ट्स किए, उन्होंने बोला कंडीशंस कंप्लाई करनी है पर नहीं कंप्लाई करी, तो गवर्नमेंट कैन डिमांड रीपेमेंट। गवर्नमेंट बोल सकती है कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट ग्रांट को रिफंड करो। अब एज एन अकाउंटेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सही अकाउंटिंग करना। हम एग्जैक्ट रिवर्स अकाउंटिंग करेंगे। स्टार्टिंग में इनकम को आपने पीएल में चार्ज किया था और बची हुई इनकम डेफर्ड इनकम की तरह दिख रही थी, आप उस डेफर्ड इनकम को हटा देंगे। बाकी तो पीएल में ऑलरेडी चार्ज है, आप उसे भी रिवर्स कर देंगे। ओके, अगर असेट की तरह रिकॉर्ड किया था इनिशियली, तो आपको देखना पड़ेगा आपने असेट से माइनस किया था तो उसमें ऐड बैक कर दीजिए असेट में अमाउंट। अगर आपने डेफर्ड इनकम की तरह रिकॉर्ड किया था तो डेफर्ड इनकम को रिड्यूस कर दीजिए। ओके, असेट की तरह रिड्यूस, असेट में से अगर रिड्यूस किया था तो आपका डेप्रिसिएशन आपने कम चार्ज किया होगा, सो डिफरेंस ऑफ डेप्रिसिएशन को भी चार्ज करिए। एग्जैक्ट रिवर्सल होगा एज इफ द ग्रांट वाज नेवर इनटू पिक्चर, एज इफ द गवर्नमेंट ग्रांट वाज नेवर रिसीव्ड। ऐसी रिवर्सल अकाउंटिंग करनी है। डिपेंड करेगा कि इनिशियली आपने कैसे रिकॉर्ड किया था। ओके, रीड करेंगे। स्टैंडर्ड कहता है कि रीपेमेंट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम अप्लाई फर्स्ट अगेंस्ट द अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड इनकम सेट अप इन द रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रांट। ओके, फॉर एग्जांपल 5 लाख की थी, अभी 3 लाख। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ग्रांट कितनी थी, 6 लाख की थी, पर 1,25,000 फॉर एग्जांपल अभी बचा हुआ है। ओके, तो आप 1,25,000 पहले रिवर्स करेंगे, पर मान लो उन्होंने 2 लाख का रिवर्सल मांगा है, तो बचा हुआ 75,000 आप पीएल में चार्ज करेंगे। असेट की तरह है तो असेट में से आप देखेंगे कितना रिड्यूस किया है, अगर रिड्यूस किया था तो एड बैक कर देंगे। ओके, इंक्रीज कैरिंग अमाउंट, रिवर्स इट, एड बैक इट, डेफर्ड बैलेंस। ओके, और रिड्यूस डेफर्ड इनकम बैलेंस। इसकी वजह से जो भी दिक्कत है वो एडिशनल डेप्रिसिएशन में आप एडजस्ट करेंगे पीएल। ओके, नेक्स्ट, गवर्नमेंट असिस्टेंस। ओके, गवर्नमेंट असिस्टेंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये एग्जैक्टली इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, पर ये फिर भी बहुत वैल्यूएबल है गवर्नमेंट से मिला है तो। एग्जाम्पल, कोई आपने गारंटी दे दी, कोई एडवाइस मिल गई आपको। ओके, इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते बुक्स ऑफ अकाउंट में क्योंकि वैल्यू नहीं है, पर इसका डिस्क्लोजर करना इंपॉर्टेंट है और ये नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन से डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने को भी प्रोक्योर करना होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए। मान लो गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया फ्रॉम कंपनी ए, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने उसको असिस्टेंस दिया है। गॉट इट? गवर्नमेंट ने अगर रेगुलर बिजनेस की तरह, रेगुलर नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरह अगर कोई एक्शन लिया, कोई परचेज की, जिसकी वजह से सामने वाले की सेल हुई, सामने वाले को बेनिफिट हुआ, अगर ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो आप इसे गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं मानेंगे। इट शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम रेगुलर बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट, हमने बीच में एक टॉपिक देखना है और बाकी ऑल कंप्लीट है। ऐसी कौन सी चीज है जो IAS 20 कवर नहीं करता? एग्जाम्पल, कोई चेंजिंग प्राइस है, इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से अगर गवर्नमेंट कोई चेंज कर रही है अमाउंट्स में, उसे आप गवर्नमेंट असिस्टेंस या गवर्नमेंट ग्रांट की तरह नहीं रिकॉर्ड करेंगे। मान लो इन्फ्लेशन है, इसकी वजह से कोई रिडक्शन दे दिया, मान लो एग्जाम्पल कोविड सिचुएशन थी इसलिए मार्केट इंटरेस्ट रेट्स डाउन कर दी। नॉर्मली 9% चलता है हाउसिंग लोन पर आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए सिर्फ 6.5% रेट दिया ड्यू टू कोविड सिचुएशन। ऑन दी अदर हैंड कुछ ऑल्टरनेट कर दिया। सो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन और चेंजिंग प्राइसेस की वजह से करा है, या फिर टैक्स ब्रेक दिया है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 80 IA, 80 IB एटसेट्रा, IC ID सब चलता है। ओके, ये आपके इनकम टैक्स एक्ट के है, इनकम टैक्स एक्ट
1961, है ना? उसमें क्या मिलता है, अगर आप इसमें फॉल करते हैं, आप सारी इसकी कंडीशंस फुलफिल करते हैं, तो आपको टैक्स हॉलिडे मिलता है। मतलब कंपनी को ये छूट मिलती है कि वो फॉर एग्जाम्पल आने वाले 10 सालों में कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक टैक्स नहीं भर सकती है। ओके, आने वाले फर्स्ट 5 इयर्स के लिए कॉन्जिक्यूटिवली फर्स्ट 5 इयर्स के लिए टैक्स नहीं भरना, उनको जीरो टैक्स भरना है, चाहे उनका टैक्स 1 करोड़ बन रहा हो। ओके, बात समझ आते हैं? टैक्स हॉलिडे, तो अगर कोई टैक्स हॉलिडे दिया है जनरली एज पर सेक्शन, एज पर इनकम टैक्स, ये भी आपको गवर्नमेंट ग्रांट की तरह रिकॉर्ड नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट खुद ही उसमें ओनर है, मान लो गवर्नमेंट खुद इन्वेस्टर है, इन्वेस्टेड इन फॉर एग्जाम्पल कंपनी एक्स। ओके, गवर्नमेंट खुद ही इन्वेस्टर है, खुद ही इक्विटी होल्ड करती है, फॉर एग्जाम्पल 20% इक्विटी, 50%, 80%, कुछ भी। और फिर गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल उसे कोई एग्जाम्पल कैश प्रोवाइड कर रही है, सो कैश देने से उसको और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अर्लियर फॉर एग्जाम्पल उसका 60% था, कैश और दे दिया, मान लो 70% हो गया। अगर गवर्नमेंट ऑलरेडी उसकी ओनर है, पार्ट ओनर है, और फिर वो अगर कोई अमाउंट दे रहा है उस कंपनी को, अगर गवर्नमेंट फिर भी कोई अमाउंट दे रही है कंपनी एक्स को, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं माना जाएगा, इंस्टेड इन्वेस्टमेंट ही माना जाएगा। ओके, सो IAS 20 डज नॉट अप्लाई ऑन रेगुलर चेंजेस दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन प्राइस। अगर कोई टैक्स ब्रेक मिल रहा है, अगर गवर्नमेंट खुद ही ओनर है या पार्ट ओनर है और फिर कैश इनपुट कर रही है, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं कहलाएगा, इसलिए ये इसके बाहर है। ओके, इसके एप्लीकेशन के बाहर है। फॉरगिवेबल लोन्स हमने पहले ही पढ़ लिया कि ये लोन है, पर अगर वेव ऑफ हो जाए इनका रीपेमेंट, तो हम इसे गवर्नमेंट ग्रांट की तरह एग्जैक्टली यूज करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट है नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट। अगर एग्जाम्पल आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है पर इन काइंड मिलती है, मतलब आपको कैश नहीं मिल रहा, बैंक बैलेंस नहीं मिल रहा, इंस्टेड आपको कोई लैंड मिल गई, आपको कोई मशीनरी मिल गई, ओके, देन इन दैट केस यू हैव टू रिकॉर्ड फेयर वैल्यू of that asset as the value of government grant। ओके, फेयर वैल्यू रिकॉर्ड करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा स्टैंडर्ड खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन बहुत काम आएगी। कोई भी तरीके का डाउट हो या लाइव सेशन में आप इंटरेस्टेड हो या पूरे कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हो या डिप्लोमा इन IFRS से रिलेटेड कोई भी तरीके की क्वेरी हो, तो प्लीज 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 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप चैट करें, आपको सारी क्वेरीज का आपको बोलते हैं रिजोल्यूशन मिलेगा। हम कोशिश करेंगे आपके सारे जवाबों का सारे क्वेश्चंस का जवाब दें। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे ट्यून्ड।